वेलकम टू स्टडी ऑप्शन। और यार हमारे साथ आज पारुल है। यार पारुल के 97% मार्क्स आए थे। और जो इंग्लिश और फिजिकल की बात करूँ तो उसके अंदर 100 मार्क्स आए थे। तो आज पारुल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। तो पारुल यार, अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो। तो हेलो एवरीबॉडी। मैं नाम पारुल है। मैं करंटली थापा यूनिवर्सिटी से अपनी बीटेक कर रही हूँ। और जैसे कि आपने सूरज भैया से सुना, मेरे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन दोनों में 100 मार्क्स आए थे। और मेरी ओवरऑल परसेंटेज 97% थी क्लास 12th बोर्ड्स में। मीन्स पीसीएम में बाकी 95। पीसीएम में 95%। और इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स आए थे। तो पीसीएम में 95 आए थे तो हर एक के अंदर इक्वल मार्क्स आए थे, अलग अलग मार्क्स आए थे? हर एक में इक्वल थे। ऑल ओवरऑल 95। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में 95 थे। ठीक है। तो तुमने मतलब एग्जाम देने से पहले एक्सपेक्ट किया था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे 97%, या इंग्लिश या फिजिकल में 100 मार्क्स आ रहे होंगे? मैंने ऑनेस्टली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे फिलहाल अभी ऑडियंस ने सारी हाइप बना रखी होगी कि 95% ही नहीं है और वो सब, मैं भी उसी टाइम उसी फेज से निकल रही थी कि 95% कैसे आ जाएंगे, साइंस है, हम्म। इतनी टफ स्ट्रीम है, ऐसे नहीं आते हैं। पर बोलूंगी सिंस अब वो फेज निकल चुका है, आई वुड लाइक टू कन्वे कि ये सब बिल्कुल हाइप्ड है। और 95% से ऊपर फोड़ना बहुत बहुत आसान है 12th के बोर्ड्स में। थोड़ी सी हम्म। मेहनत लगती है बस। और अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है मेहनत करने के लिए सारा, और उस मेहनत को अच्छे से करो। और 95% बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। और यार देखो, हमें एक चीज़ होती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हारे 95 मार्क्स आए, तुम्हें पता है कुछ ना कुछ गलती हो रही है। मैं फिजिकल हम्म। की और इंग्लिश की बात करूँ, इसमें 100 मार्क्स आए हमारे। तो तुमने एग्जाम दिया था तो तुम्हें लगा था कि 100 आ जाएगी, या 95 के राउंड आएगा, ऐसा कुछ फीलिंग आया था? हाँ, एक्चुअली जब मैंने प्रेपरेशन करी थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश में हमेशा से बहुत इंटरेस्ट रहा है, बचपन से ही मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है इंग्लिश में, तो इंग्लिश की तैयारी मैंने करी थी। बट वही पूरे साल मेन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया था। और टुवर्ड्स द एंड फिजिकल एजुकेशन तो सारी क्रैमिंग है, तो क्रैमिंग में टाइम लगता है। तो जैसे मैं तो लिख लिख के प्रैक्टिस करती थी। फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश बोर्ड से पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़नी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि ये परसेंटेज को बहुत इंक्रीज कर देती है हमारे। और इजीली स्कोरिंग सब्जेक्ट से कुछ ज़्यादा, मतलब कम में ज़्यादा मिल जाता है। और बहुत रिजल्ट भी इम्प्रूव हो जाता है। बाकी और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया हम्म। था कि 100 आ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में हम्म। तो यूजुअली नहीं, फिजिकल एजुकेशन में फिर भी सोचा था। बट उधर तो इंग्लिश में तो 100 यूजुअली आते नहीं है लोगों के, तो फिर मेरे को हाँ, काफ़ी शौक 99 लगा दे था जब देते आए हैं, थे। 100 नहीं देते कभी भी हम्म। ये लोग। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब ये नहीं बोला कि इसमें 100 मार्क्स आ गए, बाकियों में कम क्यों रह गया, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने? नहीं बोला तो नहीं, होगा। मेरी फैमिली में किसी ने कुछ नहीं बोला था। नहीं, वो भी बहुत खुश थे जिस दिन रिजल्ट आया था, क्योंकि मैंने अपना स्कूल टॉप किया था उस टाइम पे। जैसे ही उनको पता हम्म। लगा तो वो बहुत खुश थे। किसी ने कुछ नहीं बोला, सब खुश थे। ठीक है। और अगर ये तो हमारा था कि एग्जाम के टाइम का स्टेटस है, अब हम लोग एग्जाम से एक महीने पहले की बात करते हैं, 40 दिन पहले की बात करते हैं। तो उस समय तुम्हें क्या लग रहे थे, कितने मार्क्स मेरे आ सकते थे? जितनी तुम्हारी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से तुम्हें क्या लग रहे थे, कितने मार्क्स मेरे ओवरऑल आएंगे, या किसी स्पेसिफिक कोर्स में कितने मार्क्स आ जाएंगे? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे बिल्कुल 40 दिन पहले बोर्ड्स के, तो मैंने इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन छुई भी नहीं थी। मैंने खुद 40 दिन में ही करी है, अपने नोट्स खुद बनाए हैं, सारे अच्छे से बैठ के पढ़े हैं। वो सारे नोट्स और सारे इंफॉर्मेशन पीस ऑफ इन्फो भी मैंने 40 दिन में कलेक्ट किया है। वो मैं एक, वो सारी इसी चैनल पे आएंगी। और वही मेरी 40 दिन की मेहनत है, जिसकी वजह से मेरे को 100 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन आए हैं। वीडियोस सारी, एडवाइस गाइडेंस सारी इसी चैनल पे डल रही होंगी। तो अच्छे से मेहनत चाहिए। पर ये नहीं है कि तुम बस वो देख लोगे और हो जाएगा। तुम्हें अपनी एंड पे थोड़ी मेहनत तो चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे ओवरऑल परसेंटेज बहुत बढ़ाएगी। और ऐसा नहीं है हम्म। कि ट्वेल्थ के नंबर ऐसे बोर्ड्स कोई काउंट नहीं करता, हम तो मेंस निकाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी एडमिशन्स भी बोर्ड के बेसिस पे हुई हैं। बहुत हम्म। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने इस साल बोर्ड्स के बेसिस पे एडमिशन लिए हैं, और बहुत हाई कट ऑफ्स गई हैं। तो हम्म। लाइटली मत लो, तुम्हें नहीं पता सिचुएशन क्या हो सकती है। और यार थापड़, जिसमें पारुल है अभी, वो टॉप 5 में आता है। अगर बैंड वैल्यू की बात की जाए प्राइवेट में टॉप 5 में आता है, और इसकी कटअप जो जाती है हमारी 97-98% तक जाती है। और सीएस की कटअप आई गेस 98-99 के अराउंड रहती है हमेशा। हम्म। तो इसमें ट्वेल्थ के मार्क्स मैटर करते हैं इसलिए। और आने वाले कोर्स में यही होगा, क्योंकि देखो इंग्लिश और फिजिकल में क्या होता है कि हमें टाइम कम देते हैं। हर एक को पता है कि तुम भी इतना टाइम देते हो, मेन पीसीएम में जाता है तुम्हारा। मगर जो पारुल ने खुद से किया था वो नोट्स वो शेयर करेगी और साथ में क्लास में समझाएगी। तो
तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा कि तुम उसको एक वीक पहले भी ढंग से कर लोगे ना, तो तुम्हारे पास वो नोट्स होगे जो पारुल एग्जाम में करके गई थी, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्लास 12 का स्टेटस। अब हम बात करते हैं क्लास 11 का, कि क्लास 11 के अंदर तुम्हारी परसेंटेज क्या थी, मतलब तुम एक एवरेज स्टूडेंट थी कि ये क्लास 12 में तुम्हारे मतलब ऐसा लगा कि यार अब तो मार्क्स लाने चाहिए, अब 12th क्लास आ गई है, हमारे मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं एडमिशन वगैरह के लिए, ये 12th में आके ऐसा लगा या 11th से ही ऐसे था? नहीं, एक्चुअली मेरा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो मेरा स्टार्टिंग से ही, जब से जितनी भी ग्रूमिंग हुई है वो उसी पर्सपेक्टिव से ये है कि कभी हवा में मार्क्स नहीं आते हैं, मेहनत लगती है और मेहनत करनी पड़ती है। 11th में मेरा ओवरऑल स्कोर 92.6% कुछ बना था, जिसमें इंग्लिश और फिजिकल के मार्क्स भी 90% ही थे। और ऐसा कुछ नहीं है कि 12th में एकदम से आ गए या कुछ हुआ, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। बाकी हाँ, 12th बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसको तो बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। जैसे 11th में काफी बच्चों ने ऐसे बिल्कुल रैंडमली डील करा होगा ना, मार्क्स नहीं आए होंगे, बट 12th में ऐसा नहीं होता। 12th में बिल्कुल अच्छे से प्रेपरेशन करके मार्क्स आते हैं, जेन्युइन मार्क्स आते हैं और वो लेने बहुत आसान होते हैं। तो तुमने क्लास 12 को कितना टाइम दिया होगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश और फिजिकल को हम लोग लास्ट में करते हैं, तो ओवरऑल जब हम लोग बात करें पीसीएम की बात करें, तो तुम स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे थे कि लास्ट के 2 महीने 3 महीने में तुम्हारी मतलब मेन मेहनत जो होती है हमारी, की चलो पहले तो 1 घंटा हर कोई करता है, 1-2 घंटे, ठीक है, नॉर्मल सी बात होती है। तो हमारा जो मेन जो टाइम गया वो कब गया हमारा? जैसे मेन जो जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो तो लेके ही चलने पड़ते हैं, वो 3 सब्जेक्ट लेके चलने ही पड़ते हैं, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि मेंस भी देना ही होता है। बट जैसे आपके स्कूल्स में कुछ टेस्ट्स हुए होंगे जो पूरा साल चलते रहते हैं, उससे इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन रिवाइज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अभी अगर मैं कोर्स भी निकालूंगी तो उसमें मैं ज़रूर लोगों को सजेशन देना चाहूंगी कि जो तुम्हारे पेपर हुए हैं स्कूल में, वो क्वेश्चन पेपर्स भी ढंग से सॉल्व करने हैं। ये सारी गाइडलाइंस और सब कुछ मैं सारा आगे कोर्स में निकालूंगी। और ऐसा नहीं है कि कोर्स बहुत बोरिंग सा होएगा, लंबा सा होएगा और बिल्कुल बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल शॉर्ट टू द पॉइंट, जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही तैयारी होएगी। और अगर वो कोर्स ढंग से करके जा रहे हो तो मार्क्स लेने बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने लिए हैं और बहुत बच्चे हैं जिनको मैं जानती हूँ उन्होंने भी लिए हैं। हम्म। तो वो कोर्स को बस ढंग से फॉलो करना, और ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस 40 दिन की बाद फ्री हो। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे टाइम पे तो कोविड भी हो गया था ना, कि लास्ट के 1-2 महीने तुम्हें टाइम मिल गया होगा, कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया, तो उसको मेन तुमने यूज किया वो तरीके से। वो बोर्ड्स के लिए तो नहीं मिला था, जब मेरा बोर्ड खत्म हो गया था उसके बाद सारा लॉकडाउन लगा था, वो तो सिर्फ अच्छा। मेंस में सारा टाइम गया था। ठीक है। ये वाला। और हम बच्चे पूछते हैं कि टॉप करने के लिए हमें 95% मार्क्स चाहिए, तो कितना टाइम देना पड़ता है? तो तुम बताओ, तुमने ऑन एन एवरेज पूरे साल कितना टाइम दिया था, कि बच्चे जो 1 साल बाद 2 महीने बाद वीडियो देंगे नए सेशन के लिए, तो ओवरऑल कितना टाइम देना चाहिए, या लास्ट के 1 महीने में कितना टाइम दिया था तुमने? दोनों बताना, पूरे साल लास्ट का के भी और लास्ट के 1 महीने का। पूरे साल तो देखो, मैं रेकमेंड पूरे साल ऐसे नहीं है कि वो मेन 3 सब्जेक्ट्स को ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस दो जो तुम्हारे मेंस में आने हैं। और जो दूसरे हैं उसके लिए मैं वही सजेस्ट करूंगी, जो स्कूल में एग्जाम्स हो रहे हैं उनको बिल्कुल मिस मत करो। जितना स्कूल में पढ़ाया जा रहा है और जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे वीकली टेस्ट हो रहे हैं या मंथली टेस्ट हो रहे हैं, उनको सीरियसली दो। अगर तुम उनको सीरियसली देते रहोगे तो कंसिस्टेंसी बनती रहेगी। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन फिर बोर्ड्स के टाइम पे या 11th के फाइनल्स के टाइम पे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगी। हम्म। और पूरे साल में उतनी कंसिस्टेंसी बहुत है इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के लिए। बाकी अगर लास्ट का 1 महीना प्रिपेयर की सोचा जाए, क्योंकि सारे बच्चे स्टक होते हैं कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ें या इंग्लिश फिजिकल पे ध्यान दें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तुमको। मुश्किल से आधा 1 घंटा अगर दिन का भी निकाल लोगे ना इंग्लिश के लिए और फिजिकल के लिए कंबाइंड भी, तब भी तुम्हारा आराम से 1 महीने, लास्ट के 30 to 40 डेज में तुम्हारा बोर्ड्स का बहुत सफिशिएंट प्रेपरेशन हो जाएगा। जो ऐसे 90 to 95% मार्क्स तो गारंटी कर देंगे तुमको कि अगर तुमने ऑनेस्टली वो इनपुट दिया है तो वो आउटपुट मिलेगा। पर अगर ऐसे नहीं है कि बीच में लूज हो गए या कुछ हो गया कि एक दिन नहीं पढ़े, तो फिर नहीं आएगा। कोर्स को ढंग से फॉलो करना होता है, पूरा इनपुट देना पड़ता है, तभी आउटपुट निकलेगा। ठीक है। और अगर बात की जाए तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था, इन पांचों सब्जेक्ट में फेवरेट कौन सा था? मेरा तो मैथ्स था। मैथ्स में फुल तो नहीं आए, पर मैथ्स और हाँ, इंग्लिश मेरे यूजुअली हमेशा टॉप फेवरेट। मैथ्स में तो यार फुल लाना मुश्किल ही होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम्म। मेरे भी मैथ्स में फुल नहीं आए थे, मेरा भी मैथ्स फेवरेट था, तो मैथ्स में तो मुश्किल हो ही जाता है हमेशा। ठीक है। हम्म। और तुमने बुक्स और रिसोर्स कौन से प्रेफर किए थे? अगर रिसोर्स की बात की जाए, बुक्स की बात की जाए, तो कौन कौन से बुक्स तुमने देखे थे बोर्ड के लिए?
रिसोर्सेज इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल बस बेसिक एनसीईआरटी पे ही स्टिक करना है। उसके अलावा कोई और बुक ढूंढने का पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में इतना कुछ हाई फाई मांगते नहीं है। बिल्कुल बेसिक टू द पॉइंट मांगते हैं, जो तुम्हें एनसीईआरटी में गिवन है वही डिलीवर करना है। तो और मैंने अपने जब नोट्स बनाए थे सारे, लिखते लिखते साथ में सब नोट्स बनाए हैं, वो सारे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ के यूट्यूब चैनल पे, सारे कोर्स में सब पे आपको मिल जाएंगे, तो वो एक्सेस कर लेना। और उसके उसके अलावा तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है, क्या इधर जाएं उधर जाएं, एक चैप्टर कहीं से देख रहे हैं वहीं से, पूरा सफिशिएंट प्रॉपर कोर्स निकलेगा और नोट्स सारे प्रोवाइडेड रहेंगे। और बुक्स के लिए एनसीईआरटी में हाईलाइटेड पॉइंट्स, और अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो वो भी मैं सारा प्रोवाइड करवा दूंगी। तो उसके तो बाहर जाने की तो कोई हम्म, ज़रूरत ही नहीं है। तो यार कोर्स तुम्हारा 10th मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, 10th मार्च से पहले ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वीडियोज इसी चैनल पे डलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यार तुम्हारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या थी, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी मत बताना, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी स्ट्रेटेजी वाली, मगर 1 मिनट या 2 मिनट में शॉर्ट में अगर बोलना चाहे तो क्या स्ट्रेटेजी थी? मेरी एग्ज़ाम जब बिल्कुल एग्ज़ाम्स पास आ गए थे, उस टाइम पे मेरी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी ये थी कि जितना पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो रिवाइज़ करो जितना पढ़ा है, उसके मार्क्स तुम्हारे नहीं कटने चाहिए बेसिकली। अब इधर-उधर भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है इधर-उधर भागने की कि ये सिलेबस रह गया, वो रह गया। अभी जितना मिल रहा है उतना ढंग से पढ़ो, जितना करा हुआ है उसको रिवाइज़ करते रहो, और रिविज़न इज़ द की। पेपर से 1 दिन पहले, पेपर के पहले सुबह भी मैं चैप्टर्स लगातार रिवाइज कर रही थी, ताकि वो पेपर के टाइम पे कुछ क्लैश ना हो और पैनिक क्रिएट ना हो। क्योंकि यूजुअली हम्म। बच्चे क्या करते हैं, पेपर में पैनिक करके अपना पेपर खराब कर लेते हैं। तो वो चीज़ सिर्फ तभी हटेगी जब हमने कॉन्स्टेंटली रिविजन करी होगी पेपर में। तो तुमने ओवरऑल कितनी बार रिवीजन किया, या कितना टाइम था रिवीजन में बेसिकली? मैंने तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की बात करें, इंग्लिश रिवीजन मांगती है, लिटरेचर वाला पार्ट तो मांगता ही, और हाँ। राइटिंग वाला पार्ट भी सारा फॉर्मेट्स रिवाइज होने चाहिए, वरना एक लाइन गलत लिखी है तो नंबर कट जाएंगे। तो 3 से 4 बार तो मिनिमम रिविजन है जो रिक्वायर्ड है इंग्लिश के लिए। बाकी फिजिकल एजुकेशन सिंस सारा क्रैमिंग का पार्ट है, तो उसमें पॉइंट्स चाहिए, क्योंकि उसमें कम मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो वो सारी मेहनत लगती है, वो पॉइंट्स याद होने चाहिए, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होती है वो आनी चाहिए। उस चीज़ पे लास्ट टाइम पे ज़्यादा फोकस करने का टाइम होता है। ठीक है। और तुमने ओवरऑल मतलब इसको रहने देते इंग्लिश और फिजिकल को, पीसीएम में तुमने कोचिंग ली थी या सेल्फ स्टडी था पूरा? नहीं, पीसीएम में मैंने कोचिंग ली थी, मैंने 11th-12th फिटजी से करी है, फिटजी चंडीगढ़ से। तो वहाँ अच्छा। मैंने कोचिंग ली है 11th-12th। और वहाँ पे बेसिकली सारा फोकस पीसीएम पे ही रहता था। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमको खुद ही पढ़ने पड़ते थे, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना नहीं होता था, तो वो सारी मेहनत खुद ही लगती है और वो हो जाती है। उसमें ज़्यादा अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है और कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है तो बोर्ड्स फिर इतने मुश्किल नहीं लगते। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे तुमने ओवरऑल, मतलब इंग्लिश और फिजिकल को, उसमें क्या ही होगा, मगर उसके अलावा तुमने या इंग्लिश और फिजिकल को भी मिला के, या पीसीएम में तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली पीसीएम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर पैटर्न तुम पिछले 5 साल का उठा के देख लो, पेपर पैटर्न चेंज हो रहा है पर पेपर के क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हम्म। बिल्कुल सेम सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, सेम चैप्टर से उतनी वेटेज आ रही है, तुम्हें पता है कौन से चैप्टर से कितने ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालाइज करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत हाई वैल्यू रहती है। इस स्पेशली ये लास्ट का 30 to 40 डेज का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें प्रीवियस ईयर्स एनालाइज कर बहुत बेनिफिट रहेगा। और यार मैथ्स की मैंने वीडियो बना रखी है, मैथ्स की चिराग के साथ वीडियो, 99 मार्क्स का शायद है चिराग की, वो देख लेना एक बार। और पारुल तुम एक एडवाइस दे सकती हो स्टूडेंट्स को, क्योंकि तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही अपना 12th कंप्लीट किया है, तो एक एडवाइस जो इस साल बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं या 2022 में देने आएंगे, उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहती हो एग्जाम के लिए? मेरे को एडवाइस बेसिकली तुम सबको यही करना है कि कोई प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंजॉय करो आराम से, जितना कोर्स निकल रहा है, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, जितना डेडिकेटेड टाइम है टाइम टेबल की तरह बनाओ। लास्ट के 30 से 40 दिन है तुम्हारे, बिल्कुल मेहनत लगा दो, क्योंकि इन दी एंड जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अच्छा लगेगा लोगों को बताने में कि हाँ मेरे 95% आया है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल जाती है अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो।
तो वो सब कुछ तुम्हारे लिए जो हो रहा है, सारी मेहनत जो हो रही है वो तुम्हारे लिए हो रही है, बस उसे यूटिलाइज करो। और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतने अभी फिलहाल मार्क्स के बारे में मत सोचो कि 95% नहीं आए तो क्या होगा, ये नहीं आए वो नहीं आए। टेंशन मत लो, बस आराम से पढ़ाई करो, लास्ट का फेज है, निकल जाएगा। तो यार आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले कोर्स में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। पारुल एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आएगी, कोर्स पूरा लेके आने वाले सीबीएसई के लिए, मैथ्स और ओ सॉरी इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो आप वो देख सकते हो। मैथ्स का कोर्स आपका चिराग लेके आ रहा है और केमिस्ट्री विशाल भैया करवाएंगे। तो चैनल पे देखते रहना, वीडियोस आती रहेगी सीबीएसई की भी, और उसके बाद हम जेई मेंस वगैरह की भी वीडियोस डालते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। और थैंक यू पारुल, अपना मतलब टाइम देने के लिए भी और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और आने थैंक वाले यू टाइम भैया। पे तो तुम्हें कोर्स मिल ही जाएगा पारुल का, तो पता चल जाएगा कि कितने अच्छे से जिस वे में अभी एक्सप्लेन किया ना उसी वे में आगे भी एक्सप्लेन होगा। तो पूरा कोर्स देखना अच्छे से, फिजिकल एजुकेशन का भी और इंग्लिश का भी।